सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि बायोलॉजी का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के टॉपिक में आज जो हम बात करेंगे वो हम सीड की बात करेंगे, यानी कि बात करेंगे बीज की। सबसे पहले बात कर लें कि अगर आपको एक लाइन में बीज को परिभाषित करना हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए, बीज को अगर परिभाषित हमें करना है तो हम उसको कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि निषेचित बीजांड। निषेचित बीजांड, ठीक है। तो किसी बीज को निषेचित बीजांड यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के रूप में ओव्यूल, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के रूप में इसको हम परिभाषित करते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो सीड है एक तरीके का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद जब बीजांड पूरे तरीके से विकसित हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसके अंदर जितना सस्पेंडेड लाइफ है उस सस्पेंडेड लाइफ को एक एम्ब्रियो को या जो भविष्य में जितने भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने हैं या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने हैं उसमें बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना और एम्ब्रियो की सुरक्षा करना। उस एम्ब्रियो की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण होता है और ये किसके बाहर होगा? बीज के बाहर होगा। क्या होता है? एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। आगे बात समझ। अब देखिए, जो कोई भी बीज है, कितने भाग होते हैं किसी बीज के? किसी भी बीज के 3 भाग होते हैं, ठीक। एक होता है बीज चोल, दूसरा होता है बीज पत्र और तीसरा होता है भ्रूणीय अक्ष। तो किसी भी बीज के ये 3 भाग होते हैं, बीज चोल, बीज पत्र और भ्रूणीय अक्ष। अब देखिए, जो बीज चोल की बात करें, कोई भी सीड है, कोई भी बीज ले लीजिए, किसी भी का भी बीज ले लीजिए, आप अरंडी ले लीजिए, मसूर भी लेंगे, उसकी भी बात अगर हम करें, कोई भी एक बीज ले लीजिए, तो बीज में 1 या 2 सुरक्षात्मक आवरण होते हैं, यानी कि ऐसे आवरण होते हैं, कवर होते हैं, जिनका काम होता है उसकी सुरक्षा करना। इन्हीं सुरक्षात्मक आवरणों को सीड कोट या बीज चोल कहा जाता है। आगे बात समझ। अब देखिए, अगर बीज चोल के संदर्भ में ही बात करें तो जो बीजांड का इंटेगुमेंट होता है ना, ये बीजांड का इंटेगुमेंट ही कुछ समय के बाद टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है और किसका निर्माण करता है? बीज चोल का निर्माण करता है। तो इसका जो बाह्य आवरण होता है, यानी कि बाहरी आवरण होता है, उस बाहरी आवरण को कहा जाता है टेस्टा। क्या कहा जाएगा? टेस्टा। और जो पतला आवरण होता है उस पतले आवरण को लिख ही देती हूं मैं, पतले आवरण को कहा जाता है टेगमेन, ठीक है। तो जब सीड को आप एक्सप्लेन करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि इनको लिख सके। अब बीज की सतह पर एक किनारे पे हमने अभी तक पढ़ा है कि माइक्रोपाइल होता है और माइक्रोपाइल बीज में वैसा ही लगभग बना हुआ रहता है जैसा कि जब जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन के समय उसे क्या चीजें चाहिए? 2 चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। एक होती है उसे ऑक्सीजन की जरूरत और दूसरी क्या होती है? जल की जरूरत। तो ये ऑक्सीजन और जल के अवशोषण में ये जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार उसको हेल्प करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है इसमें फ्यूनिकुलम की, जिसको हम बोल रहे थे बीज वृंत, ठीक है। बीज वृंत जहां से ये जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जहां से ये बीज वृंत समझ ही रहे हैं, वो डंडी या टहनी समझ लीजिए, जहां से वो बीजांड से जुड़ा हुआ रहता है, तो एक निशान रह जाता है और वो बचा हुआ निशान या दिखाई देने वाला निशान ही क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर स्टोरेज के बेस पर कहें तो सीड क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, यानी कि जो खाद्य संग्रहण की बात कर रहे हैं उसके बात कर रहे हैं कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है, तो मैं उसको ज्यादा इस समय डिटेल नहीं करूंगी। देखिए, एक होते हैं अभ्रूण पोषी बीज, ठीक है। एक कौन से होते हैं? अभ्रूण पोषी, यानी कि
इस तरीके के सीड में जो बीज पत्र होता है, कोटाइलेडॉन होता है, वो खाद्य संचय करने का काम करेगा, जैसे हमने उसमें चना और मटर इनके उदाहरण लिए ही थे। दूसरे होते हैं हमारे भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज जिन्हें एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, भ्रूणपोषी बीज। जैसे नारियल का उदाहरण हमने उसमें लिया था कि जो नारियल है, इसमें जो बीज होते हैं या जो उसका जो इंटरनल एक गूदे वाला दूध वाला पार्ट था, उसकी बात हम कर रहे थे। तो वो उस भ्रूणपोषी बीज के अंतर्गत हम उनके उदाहरण ले सकते हैं। यानी कि इसमें क्या हो सकता है, आपका अरंडी भी हो सकता है, ये वाले बीज हो सकते हैं जो खाद्य संचय भ्रूणपोष के रूप में करेंगे। ये खाद्य संचय भ्रूणपोष के रूप में करेंगे, तो इसलिए ये क्या हो गए आपके एंडोस्पर्मिक। एक और इसमें है जिसको अगर हम कैटेगराइज करें तो कर सकते हैं, मैं उसको लिख दे रही हूं, वो हमारे होते हैं पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक सीड। ये बहुत एक्सेप्शनल है, इसलिए हमने ये दो पढ़े हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। ये एक्चुअली एक्सेप्शनल है क्योंकि कुछ सीड्स में ऐसा होता है कि जो खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि जो फूड मैटर होता है, वो बहुत लंबे समय के लिए जो बीजांडकाय है या जो पेरिस्पर्म है उसके में संचित रहता है, और उस पेरिस्पर्म या बीजांडकाय में संचय के वजह से ही इसको कहा जाता है पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है। अब जैसे मिर्च या चुकंदर, इसके कुछ एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम अपनी आगे की जो सीड से रिलेटेड है। सीड में देखिए कि हमने क्या कहा था, इसका एक भ्रूणीय अक्ष भी होता है। जो पार्ट हमने पढ़े थे इसमें क्या कहा था हमने कि भ्रूणीय अक्ष होता है। तो भ्रूणीय अक्ष का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो क्या बनाता है, प्रांकुर, और नीचे वाला सिरा क्या बनाता है, मूलांकुर। ठीक है, प्रांकुर और मूलांकुर। अब मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि एक बीजपत्री की बात करते हैं, तो प्रांकुर और प्रांकुर चोल जो आवरण हुआ उसका, ठीक है, प्रांकुर चोल और मूलांकुर, और जो इसमें मूल चोल है उससे क्या होगा, वो कवर्ड रहने का काम करेगा। देखिए आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बीज की संरचना है। बीज की संरचना में ये जो बाहर वाली लाइन है ये फल भित्ति है, बीज का ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, भ्रूणपोष है, और ये जो ये वाली आप लाइन देख रहे हैं ये है प्रांकुर चोल, अंदर वाली प्रांकुर है, ये इंटरनल पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये स्कुटेलम है, ये मूलांकुर है, और ये बाहर की तरफ मूलांकुर चोल। हमने कहा जो मूलांकुर चोल होता है वो मूलांकुर, प्रांकुर और प्रांकुर चोल इनको ढके हुए रहता है। ठीक है, इनको क्या करता है, कवर करने का काम करता है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, इन सबको कवर करने का काम कर रहा है। आगे बात समझ। अब देखिए क्या होगा कि हम ये तो जानते हैं कि जब सीड मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद उसमें वाटर लॉस होने लगता है, यानी कि पानी की हानि होने लगती है। इस वाटर लॉस की वजह से कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उनमें पानी ना के बराबर रह जाता है और बीज बड़ा सूखा हुआ सा रहता है, और मात्र 10 से लेकर 15% तक ही ऐसा होता है कि उस सीड के अंदर पानी रह गया है। अब ये जो सीड के अंदर ये बिल्कुल पानी सूख जाने जैसी स्थिति होती है, इसको बोलते हैं शुष्कन, या जो सिंपली हम डिहाइड्रेशन शब्द का प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन हो गया। अब इस डिहाइड्रेशन से क्या होता है, जितनी सीड के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये सारी उपापचयी क्रियाएं बाधित हो जाती हैं, यानी कि इन क्रियाओं पर फर्क पड़ता है। अब कैसे फर्क पड़ता है, जितनी एक्टिविटी से या जितनी स्पीडली वो क्रियाएं हो रही थी वो उतनी स्पीडली नहीं हो पाती हैं, वो स्लो डाउन हो जाती हैं। तो भ्रूण की ये जो अवस्था होती है ये एक अलग तरीके की लाइफ को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, जिसे अगर हिंदी में बोले तो उसे निलंबित जीवन कहेंगे। ठीक है, कैसा जीवन कहेंगे, निलंबित जीवन, और इंग्लिश में सस्पेंडेड एनिमेशन आप कह लीजिए। क्या होगा, सस्पेंडेड एनिमेशन।
आगे बात समझ, यानी कि वाटर लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कई बार सिर्फ 10 to 15% ही वाटर रह जाता है, तो जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित होंगी और कई बार बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। तो इस तरीके से सीड जो होता है एक सस्पेंडेड जीवन को या सस्पेंडेड लाइफ को लीड करता है। तो ऐसा जब होता है, अब जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, जब इस धीमी पड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाता है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब भ्रूण अक्रिय हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। ये जो भ्रूण अक्रिय या इनएक्टिव हो जाता है इसको बोला जाता है प्रसुप्तावस्था। इसको क्या बोला जाता है, प्रसुप्तावस्था। अब इंग्लिश में डोरमेंसी, डोरमेंसी। आगे बात समझ, कौन सी अवस्था, जब भ्रूण बिल्कुल अक्रिय स्थिति में चला गया है और यहाँ पर एक सस्पेंडेड लाइफ है उसकी वजह से। आगे बात समझ, बहुत से पौधे हैं जो इसमें जब ये डोरमेंसी होती है या जब वो डोरमेंट होते हैं तो उनमें अंकुरण के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। जैसे किसी भी बीज के अंकुरण के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन होती है, वाटर होता है। तो जब तक अगर ये इन्हें नहीं मिलेगा तो ये उसमें भी अंकुरित नहीं होते हैं। लेकिन जब ये जो डोरमेंट पीरियड होता है, इस डोरमेंसी के बाद जिन सीड्स में प्रसुप्ति अवस्था नहीं होगी यानी कि डोरमेंट पीरियड नहीं होगा, जैसी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उनमें एब्जॉर्प्शन होने लगता है इनका और फिर वो क्या होने लगते हैं, सीड जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर जरूरी है और वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है इन सब के होने के बावजूद भी अंकुरण नहीं होता और फिर कई बार ऐसा होता है जो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सीड ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा सीड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट के बारे में, यानी फल के बारे में। फल यानी कि फ्रूट। देखिए, परिभाषा के रूप में अब फिर से बात कर लूं, वन लाइनर एक बात बताऊं अगर, तो जब बीजांड परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो परिपक्व बीजांड ही क्या कहलाता है, या जब बीजांड परिपक्व हो जाता है या परिपक्व बीजांड कहलाता है, बीज बनाता है। ठीक है, बीजांड से बीज ही तो बनेगा। ठीक है, परिपक्व बीजांड क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। इसी तरीके से अंडाशय भी परिपक्व होता है। ठीक है, अब जब अंडाशय परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो अंडाशय के परिपक्व होने पर पेरिकार्प में चेंजेस हो जाते हैं। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरिकार्प में, यानी कि फल भित्ति में। ठीक है, किस में बदल जाता है ये, फल भित्ति में। तो फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। ये कल भी हमने पढ़ा था। तो बीजांड से बीज में और अंडाशय से जब ये फल बनता है, ये दोनों तरीके के रूपांतरण लगभग एक साथ होते हैं। जिधर बीज बन रहा होता है और इधर अंडाशय से फल बन रहा होता है, तो लगभग ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। तो पेरिकार्प 3 तरीके के होते हैं। एक एपिकार्प होता है, बाहर की तरफ परिधि की ओर जो मांसल होगा। दूसरे होते हैं मीजोकार्प, जो बीज की तरफ मांसल होगा। और एक होते हैं एंडोकार्प। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो ये फल भित्ति होती है ये फ्लैशी हो जाती है, रसीली हो जाती है। और ये क्या होती है, जैसे लीची का एक उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं, या इसमें बल्कि हम फ्लैशी के बेस पर अलग अलग तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं उदाहरण से पहले ये जरूर बताऊंगी कि जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपके बेर हो गए हैं या आम हो गया है या अमरूद हो गया है, तो हम इनको क्या करते हैं, मांसल होने की स्थिति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी कि फल भित्ति मांसल हो गई है, मीजोकार्प हो गया है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ये बहुत डिटेल नहीं करना है क्योंकि लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं, तो उसको अभी डिटेल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि एक फल में बीजों की संख्या उसके अंडाशय में जितने बीजांड उपलब्ध हैं उसके बराबर होती है। देखिए, 2 तरीके के फल होते हैं, कूट फल जिसे
आभासी फल भी कहा जाता है, असत्य फल भी कहा जाता है, आभासी फल या असत्य फल, ठीक है, फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है। तो इनके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए मोस्टली क्या होता है, अंडाशय जब विकसित होता है तो फल बनता है, यानी कि फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। तब क्या ऐसा होता है कि जो फूल है उसके बहुत सारे भाग सूख के गिर जाते हैं और यहाँ पर कुछ पौधे जैसे सेब की बात करें या नाशपाती की बात करें, इनमें पुष्पासन से फूल का निर्माण, वो फल का निर्माण होता है। इस पुष्पासन से फल के निर्माण में जब जो भाग लेते हैं उनको बोलते हैं स्यूडोकार्प या फिर कूट फल। ऐसे फलों को जिनमें अंडाशय के अलावा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पुष्पासन से हो रहा है इसलिए बात कर रही हूँ, सामान्यतः हमने पढ़ा है कि फल किससे बनता है, अंडाशय से बनता है, लेकिन जिन फलों में या जिनमें पुष्पीय भाग किसके अलावा, अंडाशय के अलावा निर्मित होता है या निर्माण में भाग लेता है, उनको कहते हैं असत्य फल। ठीक है, अब जो सत्य फल कौन से हुए, अब अगर असत्य की बात कर रही हूं तो सत्य फल की भी बात करेंगे। सत्य फल कौन से हुए, वो फल हुए जिनमें फल का निर्माण किनसे होता है, अंडाशय से होता है, मोस्टली इसी से होता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जैसे सेब का उदाहरण इसके अंतर्गत है। सेब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फल किसे कहते हैं और साथ ही फल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब इसी में एक और चीज है, अनिषेक फल। क्या है, अनिषेक फल। देखिए मोस्टली जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट कह सकते हैं होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें फल बिना निषेचन के बनते हैं। अनिषेक, निषेक मीन्स निषेचन, अ मीन्स अपोजिट हो गया। ठीक है, तो कैसे बनते हैं, बिना निषेचन के बनते हैं। तो बिना निषेचन के बने हुए जो फल होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अनिषेक फल। अब इसका उदाहरण लेंगे हम। अनिषेक फल का क्या उदाहरण है, इसका उदाहरण है केला। तो ये भी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फल की जो ये अनिषेक फल बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है या घटना कहें या ये पूरा इवेंट कहें, इसको ही बोला जाता है अनिषेक, बताइए, फलन, फल बनने की प्रक्रिया कह रहे हैं ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन। अब इनमें चूंकि निषेचन नहीं होता है तो इसलिए ये कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, हमने बीज निर्माण नहीं, ठीक है, यानी कि इन फलों में बीज नहीं बनता है। केले में बीज नहीं होता है, बनाना की बात कर रही हूं, बनाना में बीज नहीं होता है, तो ये किसका रिजल्टेंट है, अनिषेक फलन का रिजल्टेंट है। इसी तरीके से कुछ ग्रोथ हार्मोन का यूज किया जाता है और जो ये अनिषेक फलन है इसको प्रमोट किया जाता है, यानी कि पार्थेनोकार्पिक या पार्थेनो जो कार्पी होती है उसको प्रमोट करने का काम किया जाता है। तो उस तरीके का फलन जहां पर हार्मोन की यूज होता है उसको बोलते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन। ठीक है, तो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कह सकते हैं। अब इस इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या होगा, इस इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल होगा आपका तरबूज। ठीक है, यानी कि बीज रहित फल भी बन जाता है इसमें, तो इसे प्रेरित अनिषेक फलन के द्वारा ही यहां पर हम तैयार कर सकते हैं। आ गई बात समझ, ठीक। अब अगला बिंदु ले लेते हैं कि बीजों का क्या महत्व है। बीजों का महत्व, देखिए बीजों के महत्व को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बीजों का महत्व अगर हमें समझना है तो हमें इसको कैटेगराइज करना जरूरी है। दो तरीके से सीड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहली चीज, ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका बहुत ज्यादा है, यानी कि जैविक महत्व की बात करेंगे सबसे पहले हम। एक इनका क्या होता है, जैविक महत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैविक महत्व है। तो दूसरे नंबर पर बात करेंगे आर्थिक महत्व की। आ गई बात समझ। अब पहले जैविक महत्व को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
हम ये जानते हैं जब सीड का निर्माण होता है यानी कि सीड बनता है तो उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं परागण और निषेचन के लिए जितनी बाहरी जल की अनिवार्यता होती है उसको वो समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु हम यही बना सकते हैं, बाह्य जल अनिवार्यता, क्योंकि अंदर है उसी से वो काम करते हैं, अनिवार्यता ये क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। समझ में आया? तो बीज निर्माण एक बहुत ही अलग तरीके के अडेप्टिव प्रोसेस कह सकते हैं, यानी कि स्थलीय अनुकूलन का एक प्रक्रिया कह सकते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए जो बीज हैं जब प्रकीर्णन होता है यानी कि उनका जब फैलाव होता है, डिस्पर्सल होता है, तो डिस्पर्सल के लिए अच्छी तरीके से ये क्या होंगे, अनुकूलित होंगे। कैसे अनुकूलित होंगे? देखिए नए नए हैबिटेट्स हैं यानी कि नए नए उनके आवास हैं। ठीक है, ये नए हैबिटेट में उगने के लिए, उगना कहें या बसना कहें, उगने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, उगने के लिए ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक, अब देखिए अगर सीड में प्रकीर्णन नहीं होगा, जैसे इन दिनों जो पौधे हो रहे हैं, सपोज मैं किसी की भी आप बात कर लीजिए, कोई भी एक पौधा या कोई भी जिसपे फ्लावरिंग प्लांट की किसी की भी बात कर लीजिए, आप देखते हैं उस पे बीज आते हैं, लेकिन बीज आने से एक ही जगह ओवर क्राउडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें डिस्पर्सल हो जाता है, यानी कि बीजों का फैलाव हो जाता है, वो कई माध्यमों से होता है। हमने परागण पढ़ा है, ठीक है, तो कई माध्यमों से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, हवा से जाते हैं, पानी से जाते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, एक तरीके का फैलाव ही, तो परागण भी तो एक तरीके का फैलाव ही हो गया। हालांकि वो प्रक्रिया हमने अंकुरण के संदर्भ में पढ़ी थी, यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। तो ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, और जब ओवर क्राउडिंग नहीं होगी तो प्लांट जो है अनावश्यक कंपटीशन से बच जाता है। ठीक है, तीसरी बात हम यहां पर करते हैं, इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है। बीज में क्या होता है, खाद्य पदार्थ संचित रहता है। जैसे ही नई सीडलिंग होती है, जब उनको पोषण की जरूरत होती है तो उन्हें क्या कराते हैं, पोषण कराते हैं। और कब तक कराते हैं? जब तक कि वो न्यू सीडलिंग खुद अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन को निर्मित ना कर पाए। अगली बात, जो इसका बीज चोल होता है उसकी बात करें अगर, जो बीज चोल होता है वो हार्ड होता है, और उस बीज चोल का क्या काम होता है, भ्रूण की सुरक्षा करना। देखिए हार्ड बीज चोल का दूसरा एक महत्वपूर्ण काम और होता है, चूंकि हार्ड होता है तो इंटरनल वाटर लॉस को ये कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है, तभी वो जो डोरमेंसी पीरियड होता है और ये टाइमिंग होती है, उसमें इंटरनली जितने वाटर की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है उसको ये पूरा करता रहता है। ठीक, अगली बात, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, आनुवांशिक पुनर्संयोजन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जिससे क्या होंगी, कैसे बनाएंगे, हम जान ही रहे हैं कि इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी हमने पढ़ी थी कि उसकी एक विशेषता है कि वहां पर विभिन्नताएं आती हैं, और जो ये विभिन्नताएं होती हैं, यही विभिन्नताएं जैव विकास का एक बेस बनती हैं, यानी कि एवोल्यूशन का एक बेस बनती हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इनका एक क्या कहना चाहिए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, और इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखिए अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं। कुछ ऐसे होते हैं 1 साल के बाद, जैसे अब गेहूं है तो अगले ही साल लगाया जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो 2-4 महीने की जिनकी लाइफ होती है। तो ये क्या करते हैं, जो ये टाइम पीरियड होता है, चाहे वो 2-4 महीने वाला ले लीजिए, चाहे वो 1 साल वाला ले लीजिए, ये उनके लिए एक तरीके का प्रतिकूल परिस्थितियों का समय होता है। तो सीड के रूप में ये जब बन रहते हैं तो उस समय ये प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अब ये वेएबल होते हैं कब तक, वर्षों वर्ष तक। जैसे अगर मैं गेहूं की बात करूं, कई बार हम गेहूं को जब स्टोर करते हैं तो हम 1 साल 2 साल ऐसे उसको स्टोर करके रख सकते हैं, बस बशर्ते क्या होगा, हमें उसे थोड़ा सुरक्षित रखते हुए कुछ विशेष चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी स्पीशीज की, चाहे वो सूखा है, चाहे महामारी है, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा मान लीजिए,
ये चीज ये सुनिश्चित करती है कि सीड वर्षों वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। किस कंडीशन में? चाहे सूखे की कंडीशन में रहे, चाहे महामारी की कंडीशन में रहे, चाहे किसी भी तरीके का कोई आपदा आती रहे, उसमें ये क्या करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, चूंकि इनका जो जीवन क्षम है, जो इनकी वेएबिलिटी है, वो कई सालों तक की है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस फिर से इनको मिल जाएंगी, तो वैसे ही ये फिर से क्या करना शुरू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस में आ जाएंगे, यानी कि बीज पौधों के जो स्पीशीज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने का भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आ गई बात समझ? तो ये है इनके जैविक महत्व, जो संक्षिप्त रूप से और आसानी से समझने की हमने कोशिश की। क्लियर हो गया? अब देखिए अगली बात हम करते हैं कि इसका क्या आर्थिक महत्व है। देखिए आर्थिक महत्व से संबंध वो होता है कि हमें किस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। अगर हम अपनी डाइट की बात करें, अब आप सोचिए जो मैं कहना चाह रही हूं, अगर हम अपनी डाइट की बात करें, हालांकि जो ये पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, और इस लॉकडाउन पीरियड में हम बहुत अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं कि हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, तो जो हमारा घर का खाना है उसमें खाने में कितने % हम सीड ले रहे हैं। सोचिए, उस खाने में लमसम हम 70% सीड पे डिपेंड है। अगर हमें बीज नहीं मिलेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब कैसे नहीं होगी? जैसे हम अनाज ले रहे हैं, हम क्या लेंगे? गेहूं खाएंगे? खाएंगे नहीं खाएंगे? दालें खाएंगे? तो ये हमारे भोजन का क्या होती है, मुख्य भाग होती हैं। तो लगभग 70% हमारी डाइट सीड पर डिपेंड करती है। ठीक, अब चलिए, आपने कहा कि नहीं हम ये तो नहीं खा रहे, हम कोई भी दवाई लेंगे, मसाले लेंगे, कोई भी लिक्विड लेंगे, ये सब किस पे डिपेंड है? सीडी तो इनका मेन सोर्स है। किसी भी फॉर्म में आप लेते हो, तेल इस्तेमाल कर रहे हो, सीडी तो से ही तो आ रहा है। तो हमारे खाद्य पदार्थों का, यानी कि हमारे भोजन का ये मुख्य आधार है। समझ में आ गई बात? तो इनको उगाना है हमें और फिर इनको सेल आउट करना है, तो उससे क्या मिलेगा? हमें पैसे भी मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए सीड में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर लॉस होगा ही। और जब मैच्योर सीड की डोर्मेंसी होती है तो उसमें इतनी क्षमता तो होती है, जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कि जैसी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी वो अपने आप को फिर से क्या कर लेगा, जर्मिनेशन के लायक बना लेगा, फिर से एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा। और इसी वजह से हम जो इस साल बीज रखेंगे या गेहूं रखेंगे, हम उसको अगले साल इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा नहीं अगले साल के लिए गेहूं या का जो बीज आएगा वो कहां से आएगा, हमें सुरक्षित तो रखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, अगले मौसम में उगने वाली नई फसल के बीज की तरीके से उसका यूज किया जाता है। ठीक है, नई फसल के बीज के रूप में। आगे बात समझ? तो जो डोर्मेंसी पीरियड होता है सीड का, वो डोर्मेंसी पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लीजिए मैंने कुछ गेहूं रखा है बीज के रूप में, ठीक है, अगर मैं इस बीज को साल भर सुरक्षित नहीं रख पाती हूं तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब मुझे उसे सुरक्षित रखना है, मेरे एफर्ट से ज्यादा उस सीड का नेचुरल एक डोर्मेंसी बिहेवियर है जिस वजह से वो अगले साल तक सुरक्षित रह पाता है। समझ में आया? तो इसी डोर्मेंसी की वजह से या प्रसुप्ति की वजह से बीज हमें कई बार लंबे टाइम तक सुरक्षित मिल जाते हैं या हम उन्हें लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब आप सोच लीजिए सीड ही नहीं है, ठीक है, ईश्वर ना करे ऐसा हो कि अगले फसल के लिए सीड ना मिले, तो क्या होगा, पूरी कृषि का बेस है। अब खेती का मतलब अनाज आएगा मार्केट में, मंडी में आएगा, मंडी से आपके यहां तक भी आएगा, आप उसका सेवन करेंगे, तो ये क्रम पूरा होता है और हर लेवल पे जितने लोग होते हैं सबको उसका एक आर्थिक लाभ मिलता है। समझ में आया? अब यही इसी वजह से क्या कहा जाता है, मैं अगर फसल लगा रही हूं तो मैं बहुत बड़ी मात्रा में अगर फसल लगा रही हूं, बड़े एरिया में लगा रही हूं, तो मुझे उसी के एवज में मिलेगा। अगर मैं उसे सीड के रूप में सेल कर रही हूं उसी एवज में मिलेगा। अगर मेरे पास कृषि क्षेत्र कम है तो सिर्फ मेरी साल भर की जरूरतें पूरी होंगी तो उसी हिसाब से मेरी मदद करेगा, फिर भी इतनी मदद तो करेगा कि मुझे बाहर से खरीदना ना पड़े। आगे बात समझ? तो ये है सीड के क्या महत्व होते हैं। अब देखिए एक चीज बार बार आती है, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं जीवन क्षमता को। ठीक है, जीवन क्षमता क्या होती है?
जीवन क्षमता उसको कहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा सीड है जो डोरमेंसी फ्री है, यानी कि प्रसुप्ति रहित है। क्या कहेंगे हम जिसको? प्रसुप्ति रहित। अब प्रसुप्ति रहित कोई बीज है, अंकुरण के लिए कब तक वेट करेगा? तब तक वेट करेगा जब तक उसके अंकुरण के लिए उसे वो अनुकूल परिस्थितियां ना मिल जाए। गेहूं लगाना है तो गेहूं के लिए अनुकूल परिस्थितियों का हमें इंतजार करना होगा। आ रही है बात समझ? ऐसा नहीं है कि अभी गेहूं निकाला हम फिर गेहूं बोना शुरू कर दें, तो हमें उस मौसम का इंतजार करना होगा, उन पर अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करना होगा। तो अंकुरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, अंकुरण करने की जो क्षमता होती है या जो उस अंकुरण को करने में सक्षम होते हैं, वही उस सीड की जीवन क्षमता होती है और वही सीड जीवन क्षम सीड या जीवन क्षम बीज कहा जाता है, यानी कि वेएबल सीड कहा जाता है। आ गई बात समझ? मीन्स जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, उन फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन करने में जो सीड अपने आप को कैपेबल पाएंगे या जो जर्मिनेशन कर लेंगे, वही सीड विएबल सीड यानी कि जीवन क्षम सीड कहा जाएगा। और हम जानते हैं अलग अलग सीड की अलग अलग तरीके से जो ये विएबिलिटी होती है अलग अलग होती है। कुछ महीने भी होती है, कुछ घंटे भी होती है और कई बार क्या होता है वर्षों वर्ष तक होती है। आगे बात समझ? तो फिलहाल आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, या आज के सेशन की बात करूं तो इतनी ही बात करेंगे। हमने 2 चीजों को पढ़ा और बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी। हमने सीड पढ़ा और फ्रूट पढ़ा। दोनों का डेवलपमेंट लगभग पैरेलल होता है। सीड हम जानते हैं कहां से बनता है, बीजांडे से बनता है, और फल कहां से बनता है, अंडाशय से बनता है। और दोनों की जो बनने की प्रोसेस है लमसम साथ साथ होती चली जाती है। ठीक है, फल भित्ति के आधार पर हमने कहा इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और मीजोकार्प है, मोजो लिख दिया मैंने। मीजोकार्प है और फिर है एंडोकार्प। ठीक है, फल 2 तरीके के होते हैं, सत्य फल हो गए और असत्य फल हो गए, या कूट आभासी फल कह दीजिए आप असत्य फल को। तो ये हमने आज पढ़ा। अनिषेक फलन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के उसमें इंपॉर्टेंट है। सीड का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों को लेके फिलहाल आज इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारे 2 छोटे छोटे से टॉपिक छूट गए हैं, जिसमें छूटा है हमारा एक तो बहुभ्रूणता और जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है, और एक है एपोमिक्सिस। तो ये दोनों टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतनी बात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।